डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who is watching me currently. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम कंपटीशन एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कंपटीशन एक्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपटीशन क्या होता है। आप में से सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में आपका सिम कार्ड अलग अलग ऑपरेटर का होगा, राइट। अलग अलग ऑपरेटर में से 60% जो सिम कार्ड्स होंगे डेफिनेटली वो जियो के होंगे एंड जियो की हिस्ट्री भी आप लोगों को पता होगी। तो जियो ने बेसिकली किया क्या था, स्टार्टिंग में इट वाज अराउंड 2016 और 17 सिनेरियो। जियो ने एक ऑफ़र निकाला कि अगर आप कोई भी 4G फ़ोन ख़रीदते हो तो उसके साथ क्या आएगी, जियो की सिम फ्री आएगी। तो आप में से बहुत से लोगों ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया होगा और इसका एक एडवांटेजेस लिया होगा कि 1 साल तक अगर हमें जियो की सिम पर रिचार्ज नहीं करना है तो डेफिनेटली हम जियो की सिम खरीदेंगे, राइट। तो जियो वालों ने एक स्ट्रैटेजी प्लान की कि अगर हमें मार्केट कैप्चर करना है, क्योंकि इसके पहले 4G ऑपरेटर की सिम्स अवेलेबल नहीं थी। वोडाफोन, आइडिया या BSNL जो भी सिम कार्ड्स थे वो 2G एंड 3G नेटवर्क का एक्सेस दे रहे थे आपको, राइट। तो जियो ने क्या बोला कि अगर हमें मार्केट कैप्चर करना है तो डेफिनेटली हमारा जो ऑफ़र है वो यूनिक होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को सॉलिसिट कर पाएंगे। जनरेट करना वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो जो आपको मोनोपोली लीडर बना सकता है मार्केट में, तो उसको कस्टमर जनरेशन नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, कस्टमर को हमने सॉलिसिट किया है। तो जियो वालों ने क्या किया, 1 साल तक का रिचार्ज हमको फ्री दिया। तो लोगों ने क्या किया, वोडाफोन के जो कस्टमर्स थे उन्होंने अपनी सिम क्या की, जियो में पोर्ट कराई। BSNL वालों ने अपनी सिम जो है वो जियो में पोर्ट कराई। तो जो अदर नेटवर्क ऑपरेटर फैसिलिटेटर कंपनीज थी लाइक वोडाफोन, आइडिया, BSNL, वो सब क्या कर रहे थे, उनके कस्टमर्स जियो में अपनी सिम को पोर्ट करा रहे थे। तो जियो का क्या हुआ, मार्केट शेयर बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद जो पुराना ऑफ़र जियो कंपनी ने हमें दिया था कि 1 साल तक आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, उस ऑफ़र में इन लोग ने क्या किया, मैनिपुलेशन स्टार्ट किया। पहले उन्होंने ऑफ़र किया कि 149 का आप रिचार्ज करो, 1 महीने तक आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्राइस बढ़ाकर 199 किया, फिर 256 किया, 259 किया, राइट। तो जियो वालों की जो स्ट्रैटेजी थी कस्टमर सॉलिसिट करने की, वो सब ऑब्ज़र्व करने के बाद आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा या देखा होगा, गवर्नमेंट ने एक रूल लेकर आए। गवर्नमेंट क्या रूल लेकर आए कि अदर ऑपरेटर सिम प्रोड्यूसर जो कंपनी हैं, अगर आपको उनकी सिम रखनी है, क्योंकि हर मोबाइल में क्या होता है, 2 सिम होती है, ठीक है। जियो की सिम बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी के लिए यूज़ करते हैं कि इसका जो नेटवर्क प्लान है वो कम अमाउंट का है, और दूसरी जो सिम होती है लोग क्या करते हैं, उसको एज अ कॉन्टैक्ट को रखने के लिए करते हैं। क्योंकि जियो तो सिम बाद में आई है, उसके पहले तो हम वोडाफोन, आइडिया एंड BSNL की सिम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो हर ऑपरेटर के ऊपर ये बर्डन आ गया कि अगर कोई हमारी सिम पर रिचार्ज नहीं कराएगा तो हमारा बिजनेस तो बंद हो जाएगा। और जियो आने के बाद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी कंपनीज क्या हो गई, अमलगमेटेड हो गई, मर्ज हो गई एक दूसरे में। जैसे वोडाफोन आइडिया क्या है, आज की डेट में हम वोडा आइडिया को साथ में बोलते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मर्जर हुआ। किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। रीज़न क्या था, जियो का डोमिनियंस इन द मार्केट। हर इंसान जियो की सिम यूज़ करने लग गया था, हर इंसान ने दूसरी न्यू सिम खरीद ली थी, जिससे मार्केट में क्या हुआ, कंपटीशन धीरे धीरे कम होने लगा। तो जब जियो को लगा कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहता, सब मर्ज हो रहे हैं या फिर एक्वायर हो रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो मैं जो रूल बनाऊंगा
कस्टमर को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जियो सिम को यूज़ करने के लिए क्या हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर जियो की मोनोपोली आ जाती है मार्केट में, तो जियो ने पहले ऑफ़र किया कि आपको 1 साल तक रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, फिर बोला 149 का करना पड़ेगा, फिर बोला 199। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, पूरे मार्केट को कैप्चर करने के बाद अपने मन के हिसाब से कोई भी प्राइस बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फेयर कंपटीशन नहीं कहलाएगा मार्केट में। इससे लॉसेस क्या होंगे, लॉसेस ये होंगे कि कस्टमर के पास चॉइस नहीं बचेगी। और जब जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट को चूज़ करने की चॉइस नहीं होती है, तब तब प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा रिलायंस जीएसएम सिम का, कि उस टाइम पर हम जब रिचार्ज कराते थे तो हम, अगर किसी ने बारीकी से ऑब्ज़र्व किया हो, तो उसमें से एक एक पैसा रिलायंस जीएसएम का जो ऑपरेटर था वो डिडक्ट करता था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉम्पिटिशन्स, एंड कंपटीशन ना होने के कारण मार्केट में प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। रूल ये था कि आपकी जो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, आप कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर में अगर बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कुछ रूल्स एंड बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। और आप ये बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर ऑडिटिंग टीम बैठा देंगे। और ऑडिटिंग के टाइम पे अगर ये पाया गया कि आपने किसी भी रूल्स का वायलेशन किया है, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, पेनाल्टी। और आपको ये परमिशन नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट का प्लान ऐसा जनरेट करो जिसके कारण आपके कॉम्पिटिटर का इतना लॉस हो जाए कि वो एकदम से मार्केट से ख़त्म हो जाए, या वो पूरी तरीके से किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, या फिर वो बैंकरप्ट हो जाए, राइट। तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन अ मार्केट इन विच फर्म और सेलर्स इंडिपेंडेंटली स्ट्राइड फॉर द बायर्स पेट्रोनेज in order to achieve a particular business objective, for example profit, sales and marketing। जब दो या दो से ज़्यादा सेलर्स होते हैं मार्केट में और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, किसी का प्राइस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर डिमांड, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन। हम मार्केट में जाते हैं, सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे सेलर्स होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कोई बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, कोई बोलता है हमारा उससे अच्छा है, कोई बोलता है हम उससे कम प्राइस में देंगे, कुछ बोलता है कि हम एमआरपी में ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट को बैलेंस करती हैं। और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो एक्ट लाया गया है उसको हम बोलते हैं कंपटीशन एक्ट। ऑलराइट। तो कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट इज क्लियरली मेंशन इन द प्रीएम्बल। जब ये एक्ट बनाया गया था, इसकी जो प्रस्तावना बनाई गई थी, उसमें इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट के तहत एक सीसीआई बनाई गई है जो क्या करती है, सुपरवाइज करती है, ऑब्जर्व करती है ऐसी कंपनीज को जो मार्केट में मोनोपोली बनना चाहती हैं। मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट बन सकती है, इसके अलावा कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो मोनोपोली नहीं बन सकता। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटर, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना जो क्या करती है, कंपटीशन की भावना को रोकती हैं, उनको हमें रोकना है। मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस जियो का। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती तो क्या आज मार्केट में एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया होती क्या, नहीं। सारे कस्टमर अपने सिम ऑपरेटर को चेंज करा लेते और जियो में मर्ज हो जाते और जियो क्या बन जाती, मोनोपोली बन जाती। बट ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, सीसीआई का काम है। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, कंपटीशन अगर मार्केट में नहीं रहेगा तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी और मजबूरी में कस्टमर को ऑफर्ड प्राइस में ख़रीदना पड़ेगा, वो बार्गेन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर एक ही सेलर होगा, वो जिस प्राइस में आपको प्रोडक्ट देगा आपको लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, कंपटीशन को सस्टेनेबल बनाना है, कंपटीशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर,
अब देखो मार्केट में अगर मोनोपोली बन गया कोई, ठीक है, वो सिंगल सेलर है, तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की पॉकेट अफोर्डेबिलिटी कैपेसिटी कितनी है, वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा, मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, मैं अपनी मनमानी प्राइस में प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रोहिबिट करनी है। To ensure freedom of trade carried on by other participants in market in India and for matters connected therewith and incidental thereto। तो बेसिकली कंपटीशन एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ इनजस्टिस ना हो, कोई भी किसी के कस्टमर को छीने ना, सॉलिसिट ना करें, कोई भी किसी कस्टमर को मेंटली बर्डन ना दे कि आपको तो मेरे से ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेनी है, तो आई विल बी द प्राइस मेकर एंड टेकर। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा, और आप ऐसा नहीं करते हो तो सीसीआई आपके ऊपर बैठी है, वो क्या करेगी, आपको पैनलाइज करेगी। ऑल राइट। अब ये एक्ट कौन कौन से रोल प्ले करता है। पहला रोल उसका क्या है, इट प्रोहिबिट्स द एग्रीमेंट और प्रैक्टिसेस दैट हैव और आर लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ऐसे सारे एग्रीमेंट, सारे प्रैक्टिसेस को रोकना जो कंपटीशन कम करना चाहते हैं। सेकेंड, इट प्रोहिबिट्स द एब्यूज ऑफ डोमिनियंस इन द मार्केट। कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर डोमिनियंस की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन रहेगा तो लोग क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे, कस्टमर को डोमिनेट नहीं करेंगे। इट प्रोहिबिट्स एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन एट्सेट्रा बिटवीन एंटरप्राइजेस विच हैव आर लाइकली टू हैव एन एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन मार्केट। मीन्स एक्विजिशन, मर्जर एंड अमलगमेशन को रोकना। जैसा हम देख सकते हैं पुराने सालों में जियो के आने से क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ है बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो ये हमारा क्या है, लाइव एग्जांपल है। तो ये सारी चीज़ें अब ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्ट्रिक्ट रूल बनाया है। ऑल राइट। नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग आर द अदर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। मतलब ये तो हम समझ गए हैं कि मेजर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कंपटीशन एक्ट को बनाने के लिए या सीसीआई को बनाने के लिए, लेकिन कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। वो सारी प्रैक्टिसेस को रोकना जो क्या है, कंपटीशन कम करना चाहते हैं। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट। मार्केट में जब तक कंपटीशन रहेगा तभी कस्टमर क्या होगा, मार्केट का किंग कहलाएगा। जैसे ही मोनोपोली आएगी, कस्टमर विल नॉट बी कंसिडर एज द किंग ऑफ मार्केट। तो हमें कंपटीशन बना कर रखना है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग देम गुड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर कंपटीशन होगा तो ही बार्गेनिंग होगी, तो ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिमिलर कंपनीज और प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। किसी भी कंपनी को इतनी अथॉरिटी ही नहीं होगी कि वो मार्केट को डोमिनेट कर पाए। To regulate the operation and activities of combinations like acquisition, mergers and amalgamation, to ensure freedom of the trade carried on by other participants in market in India, establishment of a commission keeping in view the economic development of the country। हमें क्या करना है, मोदी जी ने बोला है सबका साथ सबका विकास, तो हमें ऐसा कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं बनाना है जिसको चलाने के लिए हम अपना बिजनेस एथिक्स भूल जाएं और सामने वाला बैंक करप्ट हो जाए। क्योंकि जो मनी का सर्कुलेशन होता है वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो अगर हमें अच्छे से देश चलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। ऑल राइट। अब हम बात करेंगे कि जो सीसीआई है या कंपटीशन एक्ट है, ऑफ कोर्स उसको चलाने वाले कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ कमीशन, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं, 2 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली है। कंपटीशन एक्ट आया 2002 में था, लेकिन केम इनटू फोर्स, मतलब उसको अप्लाई करना स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी 2003 से। नेक्स्ट टर्म है हमारा ऑफिस के बारे में। अगर हमने किसी को सीसीआई का चेयरमैन अपॉइंट किया है तो एटलीस्ट उसको 5 इयर्स हमको क्या देना पड़ेगा, सर्विसेज देना पड़ेगा।
और हम किसी ऐसे पर्सन को सीसीआई का चेयरमैन नहीं बना सकते जो 65 अबव की एज को क्रॉस कर चुके हैं। अब कोई भी पर्सन चेयरमैन अपॉइंट हुआ है तो जब तक उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं होगा वो रिज़ाइन नहीं दे सकता, क्योंकि इट्स अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज। हाँ, वो रिज़ाइन दे सकता है या हम उसको निकाल सकते हैं, कुछ केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। सेकंड केस है कि उसका जो है टेन्योर ख़त्म हो गया, 5 साल के लिए उसको ऑफर लेटर दिया था, 5 साल ख़त्म, तो वो रिज़ाइन कर सकता है। हैज़ बीन कॉन्विक्टेड इन द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल, अगर उसने ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कर दिया है, ऐसे कुछ जजमेंट दे दिया है, इनसाइडर उसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जो क्या करती हैं, ऑफेंस क्रिएट करती हैं, तो इस केस में भी हम उसको निकाल सकते हैं। हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द मैटर विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट, उसने लॉ के अगेंस्ट कुछ ऐसे डिक्लेरेशंस दे दिए, ऐसे काम कर दिए जो लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल एक्ट के अंदर नहीं आते, तब भी हम क्या कर सकते हैं, चेयरमैन को निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब हमने पूरी कमेटी बना ली, पूरा कमीशन बना लिया, तो जिस पर्सन को हमने या जिन मेंबर्स को हमने इलेक्ट किया हुआ है उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो कमीशंस जो हमने बनाया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या सीसीआई जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो देयर मस्ट बी सम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन कमीशन का वो फुलफ़िल करने के लिए वो कैपेबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ ड्यूटीज़ एंड कमीशंस असाइन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, हमें ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना है जो कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, जब तक कंपटीशन है मार्केट में तब भी कंज्यूमर क्या है, मार्केट का किंग है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलेगी और अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट एरिया पे रिसर्च करना है, उसके बेस पे हमें अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, तो हमें क्या करना है, जितने भी बिजनेस स्ट्रक्चर हैं मार्केट में, वो जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सबको हमको फ्रीडम देना है कि आप कंज्यूमर्स पर रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाओ, आप मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेलिंग के लिए एकदम फ्री हो, आपके ऊपर कोई भी डोमिनियन बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर आप ऐसा फील करते हो तो आप किसके पास जा सकते हो, सीसीआई के पास जा सकते हो। ऑलराइट, पावर एंड फंक्शन ऑफ कमीशन, अब ये कमीशन को कुछ पावर्स मिली हैं, कुछ फंक्शंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द इंक्वायर इनटू सर्टेन एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कंप्लेन कर दूं कि मैं क्या हूँ, एक बिजनेस स्ट्रक्चर हूँ, सामने वाली पार्टी भी बिजनेस स्ट्रक्चर है, लेकिन वो मुझे अपना बिजनेस नहीं करने दे रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे ऊपर क्या कर रही है, डोमिनिएंट नेचर के कुछ कुछ क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, या फिर वो क्या कर रही है, मुझे किसी चीज़ को करने से रोक रही है, या वो क्या कर रही है, वो चाहती है कि मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ मुझे फील आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक कंप्लेंट डाल सकती हूँ। तो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी कंप्लेन किया जियो के अगेंस्ट, इसलिए आज वो क्या कर रही है, मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं। इंक्वायरी वेदर एंड इंटरप्राइज इंजॉयज डोमिनेंट पोजीशंस, इंक्वायरी बैठा सकती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जियो के ऊपर इंक्वायरी बैठाया, तो फिर गवर्नमेंट ने इंक्वायरी करने के बाद एक डिसीज़न लिया कि हर सिम को एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम इतना रिचार्ज करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो, वो सिम यूज़ करना बंद कर लो। तो ऐसा कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया ताकि मोनोपोली जनरेट ना हो। पावर टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, तो कुछ फंक्शंस एंड कमीशंस एंड पावर हैं जो सीसीआई को मिलती हैं, जिसके बेस पर सीसीआई जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोक सकता है और कॉम्पिटिशन्स को बनाए रख सकता है। ऑलराइट, कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा अगर हमें कंपटीशन एक्ट अच्छे से समझना है। एक्विजिशन का मतलब होता है कि किसी भी एंटरप्राइज के शेयर्स एंड वोटिंग राइट या एसेट्स पे हमारी क्या होगी, एक्सेस हो गई, या फिर वहाँ पर जो मैनेजमेंट चल रहा था उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारे पास आ गई, तो इसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। एग्रीमेंट हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस प्लस रिवर्स प्रॉमिस, मीन्स दो पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल कंसेंट के साथ
जो भी टर्म एंड कंडीशंस या वर्किंग प्रोफिशिएंसी के लिए डिसीजन लिया गया है और वो किसी एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म होगा विथ लीगल प्रोसीडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। गुड्स का मतलब होता है रीसेलिंग पर्पस के लिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स को ख़रीद कर लाते हैं जो हम पर्सनली यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं इन अ फ्रिक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं गुड्स। Goods means the goods defined under the Sales of Goods Act 1930. It includes all movable property including shares, stocks, growing crops, trademarks, copyrights, goods, electricity, water, but not money and actionable claim. तो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें गुड्स की जो डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए गुड्स की मानी जाएगी। Alright, I hope you like my explanation way. For any queries and doubts, you can mail us on pragati.kachi@bau.edu.in. I hope आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिजनेस लॉ का ब्लॉक 2 डिस्कस करेंगे। हैव अ नॉलेजफुल डे अहेड। थैंक यू। स्वाध्यायः